जो बच्चे सिर्फ पंजाबी इंग्लिश इलेक्टिव पंजाबी इलेक्टिव हिंदी ड्राइंग पेंटिंग फिजिकल एजुकेशन म्यूजिक ऐसे सब्जेक्ट लेके पास हो जाते हैं, चाहे वो 90% तो क्या 100 आउट ऑफ 100 भी ले दे, उनका कोई करियर नहीं है। क्या आपके कंसल्टेंट ने 100 200 500 400 कुछ वीजा दिलवाए हैं, या आपका कंसल्टेंट बिल्कुल फ्रेशर है? क्या आपका कंसल्टेंट कभी ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड यूके यूएसए इन कंट्रियों में ट्रैवल किया है, या उसको खुद भी कुछ नहीं पता है? कंसल्टेंट आपका कभी दिल्ली तक नहीं गया, एयरपोर्ट तो उसने देखा नहीं है, और आप उसके पास अपनी फाइल लगाने के लिए जा रहे हैं, तो यू आर मिस्टेकन। अपिता मैं तुम्हें बताऊं, ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आ जाते हैं, रिफ्यूजल लगवा के उनसे पूछो कि आपकी फाइल में क्या लिखा गया था, उनको अपनी फाइल के बारे में कुछ नहीं पता होता। पहले क्या होता था कृता, नॉर्मली क्या होता है कि हर कंट्री में 20 घंटे बच्चा काम कर सकता है हफ्ते में। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही था कि 40 घंटे एक फोर्टनाइट में नॉर्मली क्या होता है 15 दिन में बच्चा 40 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। आपके पास जितना टाइम है आप उतनी देर ही ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं। रीजन क्या रहा है इसके पीछे? रीजन है शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की शॉर्टेज होती जा रही है। तो क्या सर हम कह सकते हैं कि वीज़ाज इजीली अवेलेबल होंगे, इजीली ग्रांट किए जाएंगे और बहुत वीज़ाज आने के चांसेस हैं? नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ेगा, ये कहा जा सकता है। कुल मिला के बात करें तो 24 से 25 लाख इंडियन रुपीस में बच्चे के अकाउंट में होना चाहिए, बच्चे के माता पिता के अकाउंट में। इनटेक्स कौन से रहेंगे सर इस साल? देखिए, मेजरली 2 इनटेक होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, फरवरी होता है और जुलाई होता है। जनवरी एंड चल रहा है, फरवरी इनटेक के लिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए अक्रिता। 2 महीने का ही हमारे पास टाइम है। आज ही बच्चा अगर अपने फंड्स दिखा देता है एम्बेसी में और अगर ऑफर लेटर अप्लाई कर देता है, अगले 2 महीने के अंदर अंदर फाइल रहती है, उसका वीजा रहता है, तो एम्बेसी फीस भी नहीं लगेगी और वीजा सक्सेस रेट भी बहुत हाई जाएगा। दिस इज अ राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द सेम। आप देख रहे हैं द समर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अकृता। आपका स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बातचीत करते हैं इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स को लेकर और आपके लिए लाते हैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की राय। कुछ टाइम से हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो कनाडा को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि कुछ अनाउंसमेंट्स आई हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इमिग्रेशन को लेकर, जिसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे रिनाउंड स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर नितिन चावला जी से, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, जिन्होंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में कितने ही हज़ारों स्टूडेंट्स का वीज़ा लगवाकर उनका विदेश जाने का सपना साकार किया है। उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अकृता, थैंक यू वेरी मच समर न्यूज़। सर, आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि बच्चों का जो रुझान है वो कनाडा को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए अकृता, पिछले 20 साल से स्टूडेंट्स का रुझान चेंज होता रहता है। इट वॉज स्टार्टेड, जब 2002 में हमने स्टार्ट किया तो इट वॉज स्टार्टेड विद ऑस्ट्रेलिया ओनली, फिर उसके बाद कनाडा, फिर न्यूजीलैंड, फिर यूके, फिर यूएसए, फिर कनाडा। आज फिर से दोबारा से स्टूडेंट्स का रुझान जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज़्यादा बढ़ता गया है। अनाउंसमेंट्स की जैसे आपने बात करी, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली 2 अनाउंसमेंट्स मेजर करी। पहली अनाउंसमेंट उनकी आई वर्क परमिट को लेके, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं उन लोगों के लिए। पहले क्या होता था कृता, नॉर्मली क्या होता है कि हर कंट्री में 20 घंटे बच्चा काम कर सकता है हफ्ते में। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही था कि 40 घंटे एक फोर्टनाइट में नॉर्मली क्या होता है 15 दिन में बच्चा 40 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। लेकिन अब ये वाला काम जो है वो हट गया है। अब उन्होंने क्या कर दिया है, वर्क परमिट अनलिमिटेड कर दिया है। आपके पास जितना टाइम है आप उतनी देर ही ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं। रीज़न क्या रहा है इसके पीछे? रीज़न है शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की शॉर्टेज होती जा रही है। कोविड के टाइम पे अकृता हमें पता है कि 2020 भी सारा ऐसे चला गया, 2021 भी ऐसा चला गया, लोग ट्रैवल नहीं कर पाए। ट्रैवल ना करने की वजह से मैन पावर की शॉर्टेज हो गई है। ये जो कंट्री है ना अकृता, मैं बात करूँ कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की, इनके पास पॉपुलेशन तो है नहीं है, 2.5-3 करोड़ की पॉपुलेशन के ऊपर बैठे हुए हैं और हम लोग 150 करोड़ की पॉपुलेशन के ऊपर है। इतने बड़े बड़े देश, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कैसे करना है अगर मैन पावर ही नहीं होगी? तो उस करेंसी को क्या करेंगे, उस इकोनॉमी को क्या करेंगे अगर मैन पावर नहीं होगी? तो मैन पावर इनके पास शॉर्टेज होने की वजह से इन लोगों ने रिलैक्सेशन दी है। 2 मेजर रिलैक्सेशन आई हैं जी स्टूडेंट्स के लिए। रिलैक्सेशन पहली ये है कि जो वर्क है वो 40 घंटे से ज़्यादा भी किया जा सकता है।
पहले क्या होता था, इतने सालों से एक ही रूल चल रहा था कि आप 40 घंटे 15 दिन में काम कर सकते हैं, जबकि ये वाला रूल अब हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क अनलिमिटेड आवर्स, जितनी देर आपको काम मिलता है आप उतनी देर काम कर सकते हैं। दूसरा रूल थोड़ा सा ज़्यादा ल्यूक्रेटिव था, वेवर इन वीज़ा फीस, मतलब कि जो एम्बेसी फीस $630 कुल मिला के अखरीता ये 35,000 रुपये बन जाता है। तो वो 35,000 रुपये की सीधी सेविंग, बच्चे का रिस्क ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, वेवर कर दिया है। हालांकि कल भी 21 जनवरी को हम लोगों ने फाइल पंच करी है, तब तक रूल तो अनाउंसमेंट आ चुकी थी, लेकिन पोर्टल के बीच में अभी भी शो कर रहा है। आज पोर्टल अपडेट हो रहा है, तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में ऐसा हो जाएगा। नहीं तो इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट साथ में करी है कि जिन बच्चों की एम्बेसी फीस पे हो गई है, जब पोर्टल में अभी तक अपडेट नहीं हुआ था तो पे हो गई है, तो वो वापस भी हो जाएगी। तो वो रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ एम्बेसी $630। तो 2 बड़ी अनाउंसमेंट स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है, जो लोगों को एकदम से दोबारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। इन्हीं यही कारण है कि उनका रुझान जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखा जा रहा है। पर सर, जैसे आपने बात की कि मैं कह सकते हैं कि हमने पहली बार देखा है कोई कंट्री जो है एम्बेसी फीस वेव कर रही है, वेव ऑफ कर रही है, रिफंड कर रही है। और जैसे आपने कहा कि कंट्री में ये अनाउंसमेंट इसलिए ली गई कि मैन पावर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, तो क्या सर हम कह सकते हैं कि अब वीज़ाज ईजिली अवेलेबल होंगे, ईजिली ग्रांट किए जाएंगे और बहुत वीज़ा आने के चांसेस हैं? नो फेक प्रॉमिस अकृता, ऐसा नहीं होगा कि वीज़ा इजीली आ जाएगा या सबको मिल जाएगा, हर टॉम डिक एंड हैरी को वीज़ा मिल जाएगा, 4 बैंड वाला, 4.5 बैंड वाला, 5 बैंड वाला। नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ेगा, ये कहा जा सकता है। ऑनेस्टली ये कह सकते हैं कि वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ेगा। जो अच्छी प्रोफाइल्स हैं, जो अटकी हुई प्रोफाइल थी, सपोज करिए, अब अच्छी प्रोफाइल का मतलब मैं समझाता हूँ क्या होता है। 60% मार्क्स है तो वो अच्छी प्रोफाइल है, 6 बैंड ओवरऑल है तो वो अच्छी प्रोफाइल है। ऐसे केसेस में 2 साल तक का गैप है तो वो अच्छी प्रोफाइल है। बच्चा अनमैरिड है तो वो अच्छी प्रोफाइल है। अगर मैरिड है, ग्रेजुएट है और जेन्युइनली मैरिड है, पिछले 1-1.5 साल हो गया उसकी मैरिज को, 2 साल हो गए मैरिज को, तो वो एक अच्छा प्रोफाइल है। तो जो अच्छे प्रोफाइल्स हैं उनके वीज़ास फटाफट आएंगे, होगा ये। लेकिन ये नहीं होगा कि हर टॉम डिक एंड हैरी को वीज़ा मिल जाए, इट विल नॉट हैपन। अगर आपका वीज़ा कनाडा से रिफ्यूज हुआ है तो आप ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी एश्योर्ड कि अब बड़ा देर आसानी से वीज़ा शुरू कर दिया जी उन्होंने, तो लंगर लगा दिया है। तो लंगर लगाने वाला काम ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा। आप देखना, जितनी ज़्यादा, मार्क माई वर्ड्स, जितने ज़्यादा वीज़ा आएंगे उतनी ज़्यादा रिफ्यूजल्स भी आएंगी, क्योंकि लोग जल्दी में गलत फाइलिंग करने की भी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल सर। तो सर, जैसे आप कह रहे हैं कि हर किसी को नहीं मिलेगा, जितनी एक्सेप्टेंस आएगी उतनी रिफ्यूजल्स की भी चांसेस हैं, तो फिर सर इसका मतलब कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कोई एलिजिबल होगा, कोई नहीं होगा? तो सर आप प्लीज़ हमें अगर बता सके कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्या प्रोसीजर्स रहेंगे और सबसे मेन इनटेक्स कौन से रहेंगे इस साल? अभी तो ऐसा है, एडमिशन लेने के लिए हर कंट्री की अपनी अपनी एडमिशन एलिजिबिलिटीज़ होती हैं। चाहे हम बात करें कनाडा की, चाहे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, हम न्यूजीलैंड की बात करें, यूके की करें, इवन इंडिया की भी करें। इंडिया में भी अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो उनकी रैंकिंग हाई चाहिए, लो यूनिवर्सिटी में जाना है तो रैंकिंग लो चाहिए। इसी तरह से अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग एक मापदंड है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो पूरे करने पड़ते हैं जब भी बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए जाता है। ऐसा करता हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बता देता हूँ, 2 मिनट ही मैं लूँगा सिर्फ। सबसे पहले क्या होता है कि अगर स्टूडेंट के मिनिमम 60% मार्क्स हैं तो स्टूडेंट एलिजिबल है ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ने के लिए। अगर उसके 6 बैंड ओवरऑल है तो बच्चा बैचलर डिग्री में सीट ले सकता है। अगर उसके 1 में 5.5 बैंड आ गए हैं, 2 में 5.5 बैंड आ गए हैं, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और इस तरह से मास्टर्स डिग्री के लिए भी बच्चा अगर 60% बैचलर्स में है तो बच्चा 2 साल की मास्टर्स में सीट ले लेता है। हाउएवर, अगर 60% मार्क्स ओवरऑल है, किसी में 5.5 ओवरऑल बैंड रह गए, या आइल्स नहीं कर पाया या पीटी में स्कोरिंग नहीं ले पाया है, तो बच्चा डिप्लोमा कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ये एक नई चीज़ है जो एडिशनल है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है कि 3 साल के लिए जब बच्चा स्टडी करता है बैचलर्स डिग्री, और उसको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है अगर वो किसी भी सिटी में पढ़ता है, जैसे मेलबर्न में हो गया, सिडनी में हो गया, ब्रिस्बेन में हो गया। लेकिन अगर बच्चा रीजनल एरिया में पढ़ लेता है तो 3+2+1 साल का एक्स्ट्रा वर्क परमिट उसको मिलने वाला है। दूसरी चीज़, मास्टर्स डिग्री में बच्चे को 2 साल की स्टडी के बाद 3 साल का वर्क परमिट कर दिया गया है। ये एक और चीज़ करती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो जैसे कहते हैं ना कि दिवाली आ गई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑफर पे ऑफर दे रहा है, ऑफर पे ऑफर दे रहा है। पहले कह रहे हैं कि हम लोग 2 साल की जगह 3 साल का वर्क परमिट दे देंगे मास्टर्स डिग्री वाले को, रीजनल एरिया वाले को 1 और साल का वर्क परमिट एक्स्ट्रा दे देंगे, तो रीजनल एरिया वाले को तो 4 साल का वर्क परमिट मिल गया अगर वो रीजनल एरिया में पढ़ता है। मास्टर्स डिग्री करने जा रहा है, 2 साल के लिए उसने स्टडी कर ली है, 3 साल का उसको वर्क परमिट मिल गया है, 1 साल का रीजनल एरिया का वर्क परमिट मिल गया है। पीआर लेने के लिए पॉइंट्स
एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो समझ लीजिए बच्चा 6-7 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में तो पहुंच ही गया जी। तो ऑफर पे ऑफर। और दूसरी ऑफर इन्होंने ये दे दी कि आपको एमबेसी फीस के ऊपर भी वेवर दे देंगे, वर्क परमिट भी अनलिमिटेड दे देंगे, जितना काम कर सकते हो कर लो। ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है ना कि मैन पावर कम है लेकिन एलिजिबिलिटी बच्चे को पूरी करनी ही पड़ेगी। 60% मार्क्स, 6 बैंड ओवरऑल आइल्स में और 3 महीने पुराने फंड। अब आते हैं सारे प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले बच्चा ऑफर लेटर अप्लाई करेगा, ऑफर लेटर 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। इसके बाद बच्चे की इंटरव्यू होएगी, टेलीफोनिक इंटरव्यू हमेशा होती है जिसको GTE हम बोलते हैं, जेन्युइन टेरिटरी एंट्रेंट, कि क्या बच्चा जेन्युइनली है वहां जाने के लिए काबिल है या नहीं है काबिल। तो कंडीशनल ऑफर लेटर के बाद GT इंटरव्यू आती है। बच्चे को 3 महीने पुराने अपने फंड्स दिखाने पड़ते हैं। फंड्स कितने होते हैं? फंड्स होते हैं जी 1 साल की आपकी फीस और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस 21,041 और $2,000 आपका ट्रैवल एक्सपेंस। कुल मिला के बात करें तो 24 से 25 लाख इंडियन रुपीस में बच्चे के अकाउंट में होना चाहिए। बच्चे के माता पिता के अकाउंट में फंड कौन शो कर सकता है? मदर, फादर, दादा, दादी, नाना, नानी, फर्स्ट ब्लड रिलेशन शो कर सकता है। कोई फैमिली फ्रेंड, अक्रेता, कोई बाहर का पर्सन थर्ड पार्टी फंड शो नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ पेरेंट्स फंड शो करेंगे। 24 से 25 लाख रुपए फंड शो करना होता है, 3 महीने पुराना, और बच्चा का GT क्लियर हो जाता है कि बच्चे का GT क्लियर है। उसके बाद बच्चे को कहते हैं, कॉलेज कहता है जी फीस जमा करा दो, यूनिवर्सिटी कहती है फीस जमा करा दो। बच्चा एक सेमेस्टर की 6 से 7 लाख रुपए फीस बनती है, वो जमा करवाता है और बच्चे को COE आ जाती है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जिसके बाद हम लोग वीजा फाइल कर देते हैं। एम्बेसी में $630 एम्बेसी की फीस लगती है, जो अभी वेवर भी हो जाएगी। तो कुल मिला के 6 से 7 लाख रुपए में बच्चा पहुंच जाएगा ऑस्ट्रेलिया में बिना कोई रिस्क लिए हुए। भगवान ना करे अगर वीज़ा नहीं आता है तो उसकी वैसी फीस भी नहीं लगी और जो वीज़ा उसने अप्लाई किया था, जो फीस कॉलेज को दी थी 6-7 लाख, वो भी सारी की सारी वापस आ जाएगी। तो 0 रिस्क के ऊपर बच्चा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकता है, 0 रिस्क। इंटेक्स कौन से रहेंगे सर इस साल? देखिए मेजरली 2 इंटेक होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, फरवरी होता है और जुलाई होता है। जनवरी एंड चल रहा है, फरवरी इंटेक के लिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए अक्रेता, हम लोग सिर्फ जुलाई इंटेक के लिए ही ट्राई करेंगे। 2 महीने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोगों ने एम्बेसी फीस माफ करी है, 2 महीने का ही हमारे पास टाइम है। आज ही बच्चा अगर अपने फंड्स दिखा देता है एम्बेसी में और अगर ऑफर लेटर अप्लाई कर देता है, अगले 2 महीने के अंदर अंदर फाइल लग जाती है, उसका वीज़ा आता है, तो एम्बेसी फीस भी नहीं लगेगी और वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत हाई जाएगा। दिस इज अ राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द सेम। और सर स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए ध्यान ये रखना चाहिए कि आइल्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे बार बार सोच रहे हैं कि हम लोग आइल्स ना करें, उसके बेस पे चले जाए, किसी और MOI के बेस पे चले जाए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर ले लें, ऐसा नहीं होगा। आइल्स का एग्जाम आपको देना ही होगा जी, या PT का एग्जाम, दोनों में से कोई भी आप टेस्ट दे सकते हैं। आइल्स दे दीजिए या PT दे दीजिए। 60% अगर आपके मार्क्स हैं, 2 साल का, अगर आपका 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान किस चीज़ के ऊपर दीजिए? ध्यान दीजिए अपने कंसल्टेंट के ऊपर। क्या आपके कंसल्टेंट ने 100, 200, 500, 400 कुछ वीज़ा दिलवाए हैं, या आपका कंसल्टेंट बिल्कुल फ्रेशर है? क्या आपका कंसल्टेंट कभी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, USA इन कंट्रियों में ट्रैवल किया है, या उसको खुद भी कुछ नहीं पता है? कंसल्टेंट आपका कभी दिल्ली तक नहीं गया, एयरपोर्ट तो उसने देखा नहीं है और आप उसके पास अपनी फाइल लगाने के लिए जा रहे हैं, तो यू आर मिस्टेकन। ऐसे लोग ही होते हैं जो बाद में फंसते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम लोगों का अपना वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया या हमारे पैसे खराब हो गए। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कंसल्टेंट से ज़्यादा क्लाइंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शो करता है। अक्रेता मैं तुम्हें बताऊँ, ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आ जाते हैं, रिफ्यूजल लगवा के उनसे पूछो कि आपकी फाइल में क्या लिखा गया था, उनको अपनी फाइल के बारे में कुछ नहीं पता होता। उनको पूछो कि कॉलेज कौन सा था, उनको कॉलेज नहीं पता होता। उनको पूछते हैं कि फीस कितनी लगी, उनको पता कहते हैं जी पता नहीं होता। ये सारे के सारे काम करने वाले वो वाले कंसल्टेंट हैं जिन लोगों के पास ना तो इंफॉर्मेशन है ना नॉलेज है, सिर्फ पैसा कमाने का लालच है, पैसा कमाने की लस्ट है, और वही लोग हैं जो मार्केट को खराब कर रहे हैं। बहुत अवेयर होने का टाइम है और आज की डेट में तो इंटरनेट का ज़माना है। बच्चा, मैं समझता हूँ कि हर एक चीज़ की नॉलेज रख रहा है। बच्चा आपका ये शो देख रहा है, बच्चे को फेसबुक का पता है, बच्चे को इंस्टाग्राम का पता है, बच्चे को यूट्यूब का पता है। नहीं पता तो बच्चे को अपनी फाइल के बारे में नहीं पता। बहुत शर्मनाक बात है। बच्चे ने अपना करियर बनाना है, बच्चे को ध्यान देने की ज़रूरत है कि मेरी परसेंटेज क्या है, और सपनों की दुनिया में मत रहिए, जेन्युइनली रहिए। अगर आप 60% से अबव है तभी आप ऑस्ट्रेलिया में ट्राई करें। फेक डॉक्यूमेंट के साथ, फेक मैरिजेस के साथ ट्राई करने वाले कंसल्टेंट या स्टूडेंट आज नहीं तो कल ज़रूर फंसेंगे। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत ही इस टॉपिक को रिलेटेड अवेयरनेस की ज़रूरत है जी सर। अब लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप पब्लिक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ा मैसेज है जी, जल्दी मत करिए, बड़े ध्यान से चलिए, अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करिए, कोर्स आपका अच्छा होना चाहिए,
कंसल्ट करिए कि क्या ये कोर्स जो आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, क्या ये कोर्स सही है या नहीं सही है। ये तो नहीं है कि आपको कोई भी कोर्स दे दिया गया है और आप उसी कोर्स के लिए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इंजीनियरिंग वाला बच्चा है ना, तो उसको इंजीनियरिंग वाले कोर्स में जाना चाहिए, मेडिकल वाले बच्चे को मेडिकल वाले कोर्स में जाना चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स को बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहिए। फंसता कहाँ है बच्चा? आर्ट्स वाले कोर्स में आके। आर्ट्स में क्या है, देखो होता पता क्या है, मैं आपको बताऊँ छोटी सी बात। बच्चे को ध्यान देने वाली खास बात क्या है या पब्लिक के लिए मैसेज क्या है। 10th जिनके बच्चे कर रहे हैं वो पेरेंट्स बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आपका बच्चा 10th कर रहा है तो +1 में अगर आप चाहते हो कि बच्चा आगे बढ़ पाए तो उसको कॉमर्स लेके दीजिए, दूसरे नंबर पे नॉन मेडिकल लेके दीजिए, तीसरे नंबर पे मेडिकल लेके दीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे को आर्ट्स ही लेके देनी है, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे सिर्फ पंजाबी इंग्लिश इलेक्टिव पंजाबी इलेक्टिव, हिंदी, ड्राइंग, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक ऐसे सब्जेक्ट लेके पास हो जाते हैं, चाहे वो 90% तो क्या 100 आउट ऑफ 100 भी ले दे, उनका कोई करियर नहीं है। आपके 4 कोर सब्जेक्ट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमर्स की बात करूँ तो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग आपके कोर सब्जेक्ट हैं। नॉन मेडिकल की बात करूँ तो PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके कोर सब्जेक्ट हैं। मेडिकल की बात करूँ तो PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके कोर्स सब्जेक्ट है। आर्ट्स वालों के कोर्स सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स वालों के पास हिस्ट्री होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, सोशियोलॉजी होनी चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, अवॉइड करिए। आपका अगर स्कूल आपको कह रहा है कि आप म्यूजिक ले लो, आपके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, या आप ड्राइंग ले लो, आप पेंटिंग ले लो, आप फिजिकल एजुकेशन ले लो, तो बच्चे इसका करियर नहीं बनने वाला है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है आज आपने हमारे साथ शेयर की है और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इसका ज़रूर बेनिफिट लेंगे। और जैसे कि सर ने कहा है कि ये 2 महीने जो हैं बहुत मेन है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप बिल्कुल ज़ीरो रिस्क पे अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस जो है वेव ऑफ हो रही है एम्बेसी की तरफ से। और भी अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं वीज़ाज़ को लेकर, तो आप कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन को कंसल्ट कर सकते हैं, उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और तब तक समर न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और अपडेट्स के लिए। थैंक यू।